हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। मैं आपकी टीचर सुमन शर्मा एक बार फिर से अपने चैनल पर आप सभी बच्चों का स्वागत करती हूं और आशा करती हूं कि आप सभी बच्चे भी मस्त, प्रसन्नचित और बिंदास होंगे। तो बच्चों, आज मैं आपको गरिमा हिंदी पाठमाला कक्षा 7 से पाठ 4 अंतरंग पत्राचार समझाने जा रही हूँ। पाठ शुरू करने से पहले मैं कहना चाहूँगी, जो बच्चे पहली बार इस लिंक से जुड़े हैं प्लीज़ वो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, जिससे समय समय पर आपको हिंदी विषय संबंधी जानकारी मिलती रहे और हमें आपसे मोटिवेशन मिलता रहे, जिससे हम आपके लिए और बेहतर और सरल शब्दों में आपको अर्थ समझा सकें। तो बच्चों, पाठ शुरू करते हैं। गरिमा हिंदी पाठमाला कक्षा 7 से पाठ 4 अंतरंग पत्राचार। इस पाठ में आप जानते हैं कि नोबेल पुरस्कार पाने वाले एकमात्र भारतीय रचनाकार हैं रविंद्रनाथ ठाकुर जी, और वनस्पतियों में भी प्राण होता है इस तथ्य की सर्वप्रथम खोज करने वाले भारतीय वैज्ञानिक हैं जगदीश चंद्र बासु। इन दोनों में घनिष्ठ मित्रता थी, यानी ये बहुत पक्के दोस्त थे। अपने पत्रों के माध्यम से दोनों ही एक दूसरे को बहुत कुछ बताया करते थे, यानी पत्रों के माध्यम से ये बातें शेयर करते थे आपस में ही, क्योंकि बहुत पक्के दोस्त थे। अब पाठ की शुरुआत। जिन दिनों बसु इंग्लैंड में अनुसंधान कर रहे थे, उन दिनों कवि गुरु रविंद्र को लिखे पत्रों में उनके साहित्य की खुलकर समालोचना भी किया करते थे और प्रशंसा भी, यानी कि उनकी तारीफ भी करते थे और उन्हें बताते भी थे कि भाई ये चीज़ ऐसी है, ये ऐसी है। उनकी आलोचना, उत्साहवर्धन भी करते थे और उनका महत्व भी उजागर करते थे, यानी समय समय पर उनको मोटिवेशन भी करते थे और उन्हें बताते भी थे कि इसकी क्या इम्पोर्टेंस है। दूसरी ओर रविंद्र भी अपने पत्रों में अपने मन की बात लिखने में संकोच नहीं करते थे, यानी इतने फ्रैंक थे कि अपने मन की बात भी अपने दोस्त को बताते थे। वह पारिवारिक बात हो या साहित्यिक, इसलिए एक पत्र में उन्होंने यह तक लिख भेजा कि हिंदी में छपी अपनी कहानियाँ पढ़कर बहुत आनंद आया, यानी इतने फ्रैंकली हैं कि अपनी कहानी कहीं पर छपी तो उसकी बात भी वो उसको बताकर शेयर कर रहे हैं आपस में। तो चलिए शुरू करते हैं। रविंद्रनाथ ठाकुर के नाम जगदीश चंद्र बसु के पत्र। तो यहाँ पर आप सभी ध्यान से देखें। लंदन में 2 नवंबर 1900। बंधु यानी दोस्त, तुम्हारे 2 पत्र पाकर अत्यधिक प्रसन्न हुआ। पिछले 2 महीनों से मेरे मन में दिन रात संघर्ष चल रहा है, यहाँ रहूं या अपने देश लौट आऊं। क्या तुम भी मुझे प्रलुब्ध कराओगे, यानी मुझे भी कुछ समझाओगे, कुछ अपनी राय दोगे। जरा सोच कर देखिए, यदि हम सब अपना अपना बोझ झिटक कर चल दें तब कौन उस भार को वहन करेगा, यानी सब अपनी जिम्मेदारियों से भाग जाएं तो उस काम को पूरा कौन करेगा। और यह भी याद करके देखिए, 3 साल पहले मैं तुम्हारे लिए एक प्रकार से अपरिचित ही था, यानी 3 साल पहले मैं आपको बिल्कुल भी नहीं जानता था। तुम स्वतः प्रवृत्तः होकर मेरे निकट आए, यानी तुम ही मेरे पास आए थे अपने आप से। तत्पश्चात एक एक करके अनेक आत्मीय जनों के प्रबल स्नेह बंधन से आबद्ध हुआ, यानी फिर धीरे धीरे कई लोगों से मेरी क्लोजनेस बढ़ी, प्यार बढ़ा।
आम लोग जिन बंधनों में जकड़े रहते हैं, मैं उन सब से मुक्त हूँ। यानी आम जनता जिन जिम्मेदारियों से होती है, मैं उन सब से फ्री हूँ। फिर भी मैं उस आंचल का बंधन काट कर अलग नहीं हो सकता। फिर भी मेरे ऊपर कोई परिवार की जिम्मेदारी नहीं है, फिर भी मैं उस माँ का उस आंचल को काट कर अलग नहीं हो पा रहा हूँ। मैं कई बार बिना सोचे लिखता हूँ, कई बार चेष्टा किए बगैर ही मन में बहुतेरे भाव उठते हैं। यानी बिना सोचे समझे बहुत सारे भाव मन में आते हैं। बाद में मैं आश्चर्यचकित रह जाता हूँ, बाद में मुझे खुद में हैरानी होती है, यह सब मेरे बावजूद है, मुझसे परे है, कौन मुझे यह सब सुना जाता है। ऐसे उसके मन में विचार आते हैं। क्या क्या विचार आते हैं अभी आपने देखा। मेरे हृदय की मूल अंतर्वेदना है भारतवर्ष। मेरे जो हृदय में जो मूल भावना आती है, अंतर जो दिल की जो बात है, वो है भारतवर्ष। यदि वहाँ रहकर भी मैं कुछ कर सका, अपने जीवन को धन्य समझूंगा। स्वदेश लौटने पर तो विघ्न बाधाएं उपस्थित होंगी, वह सब समझ रहा हूँ। यदि मेरा अभिष्ट अपूर्ण रह जाए तो उसे सहन कर लूँगा। ना जाने कितने काम अधूरे पड़े हैं, कह नहीं सकता। अब तक कुछ नहीं कर पाया। यंत्र तैयार करने में बहुत समय लग रहा है। बता रहे हैं कि जो इंस्ट्रूमेंट मैं टेस्टिंग के लिए बना रहा हूँ, उसमें बहुत समय लग रहा है। जान पड़ता है यदि यहाँ 2 बरस रह गया तो बहुत सारे काम संपन्न कर लूँगा। यहाँ जो तकलीफ हुई थी अब काफ़ी ठीक है, किंतु स्वदेश लौटने के पूर्व ऑपरेशन करवाना जरूरी है। कुछ बकाया पेपर लिखने के बाद डॉक्टरों के हाथ अपना जीवन सुपुर्द कर दूंगा। कई दिनों से तुमने अपनी रचनाएं नहीं भेजी, जरूर भेजना। मेरी धारणा है कि तुम्हारी कविताएं चिरकाल तक स्पंदित करती रहेंगी। यानी चिरकाल यानी बहुत समय तक उन्हें लोग गुनगुनाते रहेंगे, पढ़ते रहेंगे। तुम्हारी रचनाएं जिस तरह मुझे उद्वेलित करती हैं, उसी तरह असंख्य लोगों को भी उद्वेलित करें, प्रज्वलित करें। यानी करें जिस तरह से तुम्हारी रचनाएं मेरे अंदर जोश भरती हैं, ऐसे ही असंख्य लोग, बहुत सारे लोग जब उन्हें सुनेंगे तो उनके अंदर भी जोश आ जाएगा। तुम्हारा जगदीश, ये तुम्हारा जगदीश चंद्र बसु है। अब जगदीश चंद्र बसु के नाम रविंद्रनाथ ठाकुर का पत्र, अगस्त 9001। बंधु, तुम्हारा चित्र पाकर बहुत खुश हुआ। कैसी सुंदर छवि अंकित हुई है। यह तस्वीर मैंने लेखन गृह की शोभा बढ़ाएगी। यानी तुम्हारी वो फोटो मैं अपने राइटिंग रूम में उसे सजा के रखूंगा। शांति निकेतन में एक विद्यालय खोलने के लिए विशेष प्रयत्नशील हूँ। वहाँ प्राचीन समय के गुरुकुल जैसा ही नियम तंत्र होगा। विलासिता की कहीं गंध मात भी नहीं होगी। अमीर गरीब सबको सादगी का पालन करना होगा। उपयुक्त अध्यापक लाख ढूंढने पर भी नहीं मिल पाते। इस युग की विद्या और उस युग की प्रकृति दोनों का एक जगह मिलन संभव नहीं। किसी महान कार्य से स्वार्थ और आडंबर को बचा के रखना किसे अच्छा नहीं लगता। अब तक अंग्रेजी शिक्षा हमारे यथार्थ कर्मयोगी क्यों नहीं बना सकी। महाराष्ट्र में तिलक और परांजपे हैं, लेकिन हमारे यहाँ वैसे कर्मठ त्यागी क्यों नहीं हैं। बाल्यावस्था से ही सादगी ना धारण कर कर हम लोग सच्चे अर्थ में भारतीय नहीं बन सकते। यानी अपने लाइफ को सिंपल बनाना चाहिए। असंयत प्रवृत्ति और विलासिता हमें
भ्रष्ट कर रही है। यानी कोई किसी चीज़ का टाइम नहीं है, हम सब भोग माया में घुसे जा रहे हैं। दारिद्र्य को हम सहज भाव से नहीं ग्रहण कर पा रहे हैं, यानी गरीबी को हम एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। इसलिए हर प्रकार का दैन्य हमें पराभूत कर रहा है। इस बीच एक बार तुम यहाँ आओ, तुम्हारे साथ जुड़कर इस काम की बुनियाद रखनी होगी। यानी कह रहे हैं कि एक बार तुम यहाँ पर आओ, तुम्हारे साथ मिलकर मैं अपने इस नए काम की बुनियाद रखना चाहता हूँ, तुम्हारे हाथ से ये काम करवाना चाहता हूँ। उस दिन सरस्वती नाम की एक हिंदी पत्रिका में देखा कि मेरी छोटी कहानी मुक्ति का उपाय प्रकाशित हुई है। बता रहे हैं कि सरस्वती हिंदी पत्रिका में मेरी एक कहानी छपी है। हिंदी में पढ़ना मुझे अच्छा लगा। कहीं भी रस भंग नहीं हुआ, यानी पूर्ण रूप से रस है। यानी जो कहानी का रस उन्हें बंगला भाषा में मिला, वही हिंदी की कहानी लिखी तो एज इट इज़ रही, उसमें कोई चेंज नहीं हुआ। मुझे एक खबर तुम्हें दे नहीं पाया, अचानक मेरी मंझली बेटी रेणुका की शादी हो गई। एक डॉक्टर ने आकर मुझसे कहा मैं शादी करूँगा। मैंने कहा करो। जिस दिन यह बात हुई उसके तीसरे ही दिन ब्याह हो गया। अब लड़का अपनी एलोपैथी डिग्री पर होम्योपैथी का मुकुट लगाने के लिए अमेरिका रवाना हो रहा है। वहाँ ज़्यादा दिन रहना नहीं होगा। लड़का अच्छा है, विनयी है और कुशल है। तुम्हारा रवि। इस पत्र के माध्यम से छोटी छोटी बात भी उन्होंने जगदीश बसु के साथ शेयर करी है। अब यहाँ पे लेखक परिचय में देखिए, जगदीश बसु का जन्म 1858 में मेमन सिंह, अब ये एरिया बांग्लादेश जिले के एक छोटे गांव रारीखाल में हुआ था। बचपन में ही प्रकृति और जीव जंतुओं से लगाव था। डॉक्टरी की पढ़ाई के लिए लंदन भेजे गए, मगर 1884 में भौतिकी में डिग्री लेकर लौटे। उन्होंने अपने शोध में विद्युत चुंबकीय तरंगों का अस्तित्व प्रमाणित किया। इनका मानना था कि जीवों, वनस्पतियों और निर्जीव पदार्थों में मूल रूप से कोई अंतर नहीं है। 23 नवंबर 1937 को इनका निधन हो गया। अगला परिचय है रविंद्रनाथ ठाकुर जी का। इनका जन्म 1861 में कोलकाता में हुआ था। साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार पाने वाले ये पहले और इकलौते भारतीय हैं। इनकी रचनाओं में मानवता, देश प्रेम, विश्व बंधुत्व का स्वर मुख्य रूप से उभरे हैं। गीतांजलि, गौरा आदि इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। भारत का राष्ट्रगान जन गण मन इन्हीं की रचना है। रविंद्र संगीत और शांति निकेतन जैसा शिक्षण संस्थान स्थापित किया। 1941 में इनका निधन हो गया। अगला हम करते हैं, इनके थॉट्स हैं जो महान यहाँ पर साहित्यकार हैं, जैसे सूरदास जी ने कहा है, महात्मा गांधी जी ने, गिरजा कुमार माथुर, गणेश शंकर विद्यार्थी और दाग जी के यहाँ आज का विचार है। आई होप ये चैप्टर अंतरंग पत्राचार आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसे आप पुनः पढ़ें, समझें, आपको समझ में आ जाएगा। ओके बच्चों, बाय।